डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आर के बी ए क्लासेस में। मैं अंजलि मैम आपकी। बच्चों, तो हम यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो यूरोपियन हिस्ट्री में हमने इटली में पुनर्जागरण पढ़ लिया था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, ये हम बात करने वाले हैं इटली में पुनर्जागरण के क्या कारण थे, क्यों हुआ था इटली में पुनर्जागरण। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो पिछला लेक्चर आपने आई होप देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए और जाकर के पिछला लेक्चर अपना देख लीजिए। तो देखिए, इटली में पुनर्जागरण होने के क्या कारण हुए थे, इन कारणों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, पहला देखिए आपका है रोमन साम्राज्य के ऐतिहासिक अवशेष। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पे आपको आपके अवशेष प्राप्त हुए थे। काफ़ी सारे पुरातात्विक कह लीजिए या ऐतिहासिक कह लीजिए, इस तरीके के अवशेष प्राप्त हुए थे। और उससे पता चल रहा था कि जो रोमन साम्राज्य है वो एक जरिया बना था या वो एक कारण बना था आपका इटली में पुनर्जागरण होने का। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है व्यापारिक समृद्धि। मैंने आपको बताया था, आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इटली में बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इटली व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा एक केंद्र था। क्यों था केंद्र? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1453 ईस्वी में जब कुसुंतुनिया का पतन हो गया था, तो कुसुंतुनिया के पतन के बाद जो वहाँ के निवासी थे वो जा करके इटली में निवास करने लगे थे और नए नए मार्गों की, नए नए रास्तों की उन्होंने खोज की थी। उसमें आपका भारत की भी खोज हुई थी। तो इस कारण से जो व्यापारिक दृष्टि से इटली समृद्ध और बहुत ही बड़ा हो चुका था। तो व्यापारिक समृद्धि जो थी उसकी देख लीजिए, वहां पे क्या होता था कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी आ गई थी लोगों में। व्यापारिक मतलब कि वो सोचते थे कि अन्य राज्य या अन्य देश जिस तरह से व्यापारिक दृष्टि से अपने आप को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से वो भी सोचते थे कि हम भी क्यों ना अपने आप को बढ़ाएं। तो उन्होंने उसको एक प्रतिस्पर्धा की भावना से ले लिया। जैसे क्लास में अगर आपके 4 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको वाकई में पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को मान लेते हैं कि अगर मैं उससे वीक हूँ या वो मुझसे इंटेलिजेंट है ज़्यादा, तो उसको अपना लक्ष्य मान के, टारगेट मान के उसको वो उस तरीके से उसको फॉलो करते हुए उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मीन्स उनके अंदर एक आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो जाती है। ये अच्छी भावना है एक तरीके से, आप कह सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी से आगे बढ़ने की भावना आपके लिए बहुत अच्छी भावना है। मैं कहूँगी हर स्टूडेंट में ऐसी भावना होनी चाहिए। तो इसी तरीके से व्यापारिक स्थिति में क्या हुआ था इटली में कि वो प्रतिस्पर्धा की भावना उनके आगे अंदर उत्पन्न हो चुकी थी। और क्या वो भावना जो उत्पन्न हुई थी उसने कलाकारों, साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। क्योंकि ये भावना थी तो इटली वासी जो पहले इटली में निवास करते थे वो क्या सोचते थे कि जो भी लोग अब अगर इटली में आ चुके हैं तो चाहते थे वो कि ये लोग वहाँ पर रहें, अपने आप को प्रोग्रेस करें और साथ साथ उनके प्रोग्रेस से उनके देश का विकास यानी कि इटली का विकास होगा। इसलिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया और उनको संरक्षण भी दिया। वो आपका साहित्यिक संरक्षण था, इस तरीके का संरक्षण मतलब साहित्यिक कलाकारों को संरक्षण दिया, कलाओं को संरक्षण दिया। किसने दिया? इटली निवासियों ने, और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। ठीक है, देखिए अब तीसरा क्या है। तीसरा जो है हमारा वो है दीर्घकालीन शांति। मीन्स काफी लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक इटली में किसी तरीके का कोई आक्रमण या कोई आप कह सकते हैं कोई भी ऐसा प्रतिस्पर्धा या कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ। एक शांति का माहौल बना रहा इटली में। वो समय कब था? लिख लीजिए, मैंने लिखा है 1454 1454 ईस्वी में उत्तरी इटली में आपके फ्रांस के से मुक्त हो गई थी। मीन्स जो फ्रांस वाले आक्रमण करते थे या उनको प्रोत्साहित करते थे या परेशान करते थे, किसको? इटली को। उत्तरी इटली में 1454 ईस्वी में काफी शांति हो गई, फ्रांस के आक्रमणों से मुक्ति मिल गई थी इटली को। ठीक है, फिर क्या हुआ? 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी जब आई तो मानववादी परंपराओं का विकास होने लगा इटली में। इटली में जो भी बात कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि बात इटली के बारे में हो रही है।
इटली कहाँ का राज्य है, कहाँ का देश है, यूरोप का। पढ़ ही रहे हैं हम यूरोप की हिस्ट्री, तो यूरोप में स्थित इटली की बात हम कर रहे हैं। तो 13वीं शताब्दी में मानववादी परंपराओं का विकास हो चुका है। ठीक है, अब मानववादी परंपराओं का विकास हो चुका है मीन्स कि जो आपके कला है, संस्कृति है, ये विकसित होने लगी है, ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। क्यों नहीं होगी, जब अन्य तरह के लोग आ रहे हैं, चेतना का विकास हो रहा है, इटली में पुनर्जागरण हो रहा है, मीन्स पुनर्जागरण की नींव आपकी तैयार होने लगी थी। तो उसी नींव के लिए ये कारण जो है आपके भी उत्तरदायी मान सकते हैं आप। उसके बाद देख लीजिए क्या है फोर्थ वाला आपका क्या है, यूनान और रोम के मानववादी साहित्य। अब यूनान में और रोम में जो भी मानववादी साहित्य लिखे गए, जो भी कलाकार थे, साहित्यकार थे, ये अध्ययन जो था वहाँ पे रोम में और यूनान में, ये आज का नहीं था, ये प्राचीन समय का था। मतलब कि पहले से ये अध्ययन आपका यूनान और रोम में मानवतावादी साहित्य का अध्ययन पहले से होता था। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति हुई तो इटली में ये बढ़ गया, इसका उत्थान होने लगा और परंपरा, अध्ययन की परंपरा का राजनीतिक उत्थान हुआ और पतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीन्स जो आपका पतन पे, मतलब कि ये परंपरा इतनी विकसित हो चुकी थी कि इसके पतन का या इटली से इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए इसे किसी भी चीज़ों से, किसी भी इटली की नकारात्मक जो भी चीज़ें थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अपने चरमोत्कर्ष पे थी और सदैव बनी रही। क्या बनी रही? मानववादी साहित्य का अध्ययन, ये आपका ठीक है। उसके बाद देख लीजिए फिफ्थ वाला क्या है आपका। फिफ्थ जो है वो है इटली का तात्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक स्वरूप। कोई भी अगर कारण अगर हम पढ़ते हैं तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसकी तात्कालिक स्थिति जो होती है, वो चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे वो आपकी सामाजिक स्थिति हो या उसका स्वरूप हो, इसके बारे में हम जरूर बात करते हैं। तो क्या थी इटली की तत्कालिक या सामाजिक या राजनीतिक स्थिति? तो 12वीं से 16वीं शताब्दी में, कब से 12वीं से 16वीं शताब्दी तक इटली में पुनर्जागरण के लिए सभी रास्ते खुले हुए थे। अब क्या हो रहा है? पतन हो रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल का, कुसुंतुनिया का पतन हुआ और उसके बाद वहाँ से लोग आए हैं, इटली में निवास कर रहे हैं। इटली वासियों में जो साहित्यकार आए हैं, आपके जो भी रचनाकार आए हैं, तो उनका क्या था? उनका मानसिक विकास हो चुका था। उन्होंने अध्ययन किया, चीज़ों को सीखा, समझा। सीखने समझने के बाद जो उनमें मानसिक चेतना का विकास हुआ है, वही आपकी जो चेतना थी वो इटली वासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि पुनर्जागरण का मतलब ही ये होता है आपके कि मानसिक चेतना का विकास होना, या कह सकते हैं कि व्यक्ति जागा हुआ तो रहता है, जागे हुए थे इटलीवासी, बट उनकी बुद्धि उनकी जो थी वो सोई हुई थी कहीं ना कहीं। तो चेतना को उनके इन साहित्यकारों ने जागृत किया है। तो उसी तरीके की स्थिति आपके पुनर्जागरण की बन चुकी थी, पूरे रास्ते बन चुके थे। इटली आपका व्यापारिक केंद्र था। तो इस तरीके की स्थिति वहाँ की थी, चाहे आपकी राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। राजनीतिक स्थिति में मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में जब हमने बात की थी इटली के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि दांते जो थे वो साहित्यकार थे, वो ही इटली में पुनर्जागरण के लिए प्रमुख भूमिका निभाए थे, या कह सकते हैं इटली में पुनर्जागरण के जन्मदाता दांते ही है, दांते को ही माना गया है। तो उन्होंने इस तरीके की पुस्तकें लिखी, इस तरीके के पत्रिकाएं लिखी, लोगों को जागृत किया, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, अपने हक के लिए उन्हें उत्साहित किया, प्रेरित किया कि आपके ऊपर जो भी परेशानी है या जो भी पाबंदी है उसे हटाना आपकी ही जिम्मेदारी है और आपको ही वो करना है। आपके राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर आपको आपके राइट्स चाहिए तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप उसे पा सके।
तो जो सामाजिक स्थिति वहाँ की, सामाजिक स्थिति क्या थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी सामाजिक स्थिति इटली की। कैसे थी मैंने बताया था, पोप का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बोलबाला था कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पोप जो था वो सर्वोपरि था, सबसे ऊपर आपका पोप था। कैथोलिक धर्म था, सामंतवाद मतलब कि बांटा गया था, कुलीन वर्ग था, मध्यम वर्ग था। ये सारी बातें हमने कर ली हैं, बट एक बार आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ ताकि जो भी पिछला कुछ यहाँ पे जुड़ रहा है वहाँ पे मैं इसे जोड़ दे रही हूँ। इसलिए तो जो भी आपके थे वो सारी चीज़ें आपकी सामाजिक स्थिति को कह सकते हैं कि बता रही थी। तो 12वीं से 16वीं शताब्दी तक इटली में अब जब रास्ते खुल गए थे तो अब पुनर्जागरण होने ही वाला था। और आपका पुनर्जागरण कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली है। उसके बाद आपका एक और कारण है, वो है कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन, वही कुसुंतुनिया का पतन इंग्लिश में कहते हैं, कुसुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। आप कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कारण इसी को समझ लीजिए माना जाता है। क्यों? क्योंकि इटली में पुनर्जागरण यहीं से स्टार्ट हुआ है, जब 1453 में आपके किसका, विजेंटाइन को तुर्कों ने समाप्त किया और कुसुंतुनिया पर जाकर के अधिकार कर लिया था तुर्कों ने। तो उस अधिकार के बाद हुआ क्या कि वहाँ के जो लोग थे वो भाग करके कोई इटली गया, कोई अन्य देशों में जा करके निवास करने लगे। कहीं ना कहीं लोगों ने वहाँ उसको छोड़ करके जाने का आपने निर्णय किया और वो वहाँ गए। वहाँ पे गए, जब वो एक स्थान से निकल के दूसरे स्थान पे गए तो उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी या कई सारे ऐसे अध्ययन किए, बातों को सुना, देखा, समझा, जिससे उन्हें पता चला कि वो बहुत ही पीछे है या बहुत ही आप कह सकते हैं दयनीय स्थिति में है। तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। और कुसुंतुनिया के पतन के बाद हुआ क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है। कुसुंतुनिया के पतन के बाद ये हुआ था कि जो व्यापार होता था वो व्यापार बंद हो गया था। व्यापार बंद होने का कारण ये था कि तुर्कों का अधिकार हो गया था आपके कुसुंतुनिया पे। अब जब वहां से, जैसे मैं आपको बना के बता देती हूँ, जैसे ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, कुसुंतुनिया। कुसुंतुनिया है आपका, कुसुंतुनिया। तो ये यहाँ पे अगर अब तुर्कों का आधिपत्य हो गया है, किसका आधिपत्य हो गया है बच्चों, तुर्कों का। अब तुर्कों का आधिपत्य हो गया है, अब लोग यहाँ से भाग के कहाँ चले आए हैं, इटली चले आए हैं। इटली चले आए हैं, या आप कह सकते हैं यूरोप के अन्य देशों में कहीं पे भी चले गए हैं। तो होता क्या था कि जो व्यापारिक रास्ता था आपका, अब मान लीजिए कुसुंतुनिया से लोग व्यापार करते थे, ठीक है, इधर इस देश में अगर उन्हें व्यापार करना था तो जो रास्ता होता था वो आपका, वो इटली से ये यहीं से होकर के जाता था। इस तरीके से जो ये रास्ता जाता था आपका, तो ये जो जब भी ये यहाँ से जाते थे तो जो तुर्क थे वो इन पे आक्रमण करते थे और इन्हें लूट लेते थे। तो इस तरीके से इटली वासियों को बहुत ही ज़्यादा हानि होती थी। उस हानि को मेंटेन करने के लिए या उसके समाधान के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नए रास्ते की खोज की। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक नए मार्ग का निर्माण किया, नए रास्ते की खोज की। अब इस खोज में जो भी यहाँ से निकलेगा वो अन्य अन्य जगह पे जा कर के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तब फिर आपका यहाँ पे आएगा। तो ये जो वे था आपका इटली से लेकर के अपने केंद्र तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचने का, तो इस रास्ते में उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली, ऐसे ऐसे लोग मिले, या ऐसी ऐसी स्थितियाँ आई उनके ऊपर कि उनकी जो मानसिक चेतना थी वो जाग चुकी थी। और जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जब ये यहाँ से वापस यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, अब ये विकसित हो चुके हैं, इन्हें पता है सब कुछ, तो ये क्या करेंगे कि ये अपनी बातों को इटली वासियों तक
अपनी बातों को इटली वासियों तक पहुंचाएंगे, उन्हें उनके राइट्स, उनके हक के बारे में बताएंगे। और जो ये बताएंगे और फिर जब ये इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, पोप के खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ ये जब आक्रमण करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो यही क्या होगा आपका, यही होगा पुनर्जागरण। ये था आपका पुनर्जागरण, जो कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, सबसे पहले आपका हुआ था इटली में। किसके द्वारा किया गया था, दांते के द्वारा। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, दांते के द्वारा किया गया था, इटली में किया गया था, सबसे पहला पुनर्जागरण हुआ था। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी से ही बात है इटली में पुनर्जागरण के बारे में या उसके कारण के बारे में। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे फंसेगा या कभी भी पूछा जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको आई होप किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ जानना है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या और जानना है, हम आपको वो भी वीडियो देंगे। बट इतना आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।